अननोन वर्ल्ड। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा अगला पड़ाव की ओर। तो हमारा अगला पड़ाव है सौरमंडल का सबसे खूबसूरत प्लेनेट शनि। शनि की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी चैनल अननोन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन के अंदर आ जाए। तो शुरू करते हैं। शनि ग्रह की छलें इसकी सुंदरता में चार चांद लगाती है, जो कि इसकी स्तर से लाखों किलोमीटर तक फैले है। शनि ग्रह को सोलर सिस्टम का ताज माना जाता है। तो यह है शनि ग्रह का एक चंद्रमा टाइटन। इसका खुद का एक एटमॉस्फेयर है। इस पर हवा है, बारिश होती है, यहाँ तक कि इस पर ऋतुएं भी चेंज होती है। इस पर नदियाँ और सागर भी मौजूद है। यह चंद्रमा देखने में लगभग पृथ्वी की तरह लगता है, लेकिन इस पर जो नदियाँ बह रही है वो पानी की नहीं बल्कि लिक्विड नेचुरल गैस की है। अगर किसी भी तरह इस नेचुरल गैस को पृथ्वी पर ला जा सके तो इतनी ज़्यादा है कि हजारों सालों तक हमारे शहरों को रोशन रख सकती है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि अरबों सालों बाद जब सूर्य गर्माने लगेगा और एक रेड जायंट बन जाएगा, तब टाइटन हैबिटेबल जून में होगा। उस समय टाइटन पर पृथ्वी जैसी परिस्थितियां मौजूद होगी। इस वजह से वैज्ञानिक टाइटन को भविष्य की पृथ्वी मानते हैं। अभी हम अपने घर से इतनी दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारी पृथ्वी एक डॉट की तरह दिखाई देती है। अब हम जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की गहराई में और आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी पृथ्वी ओझल होती जाएंगी। तो अब हमारा अगला पड़ाव है यूरेनस। प्राचीन समय में यूरेनस और नेपच्यून के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, जब तक कि टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ। हमारे सौर व्यवस्था का सबसे आखिरी प्लेनेट है नेपच्यून। हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही बड़ा है, लेकिन नेपच्यून के बाद भी हमारा सोलर सिस्टम खत्म नहीं होता। अपने सोलर सिस्टम की गहराई में हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं क्यूपर बेल्ट में, जो पिछली एस्ट्रॉयड बेल्ट से 20 गुना ज़्यादा चौड़ी है और 200 गुना ज़्यादा फैली है। ग्रहों की लिस्ट से बेदखल किए जाने वाला प्लूटो क्यूपर बेल्ट का एक सदस्य है। क्यूपर बेल्ट में एस्ट्रॉयड बेल्ट से भी ज़्यादा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट मौजूद है, जिनकी खुद की ग्रेविटी की वजह से उसका हर एक का चंद्र भी है। तो चलो क्यूपर बेल्ट को पार करते हैं और आगे चलते हैं। हमारी पृथ्वी से 13 बिलियन किलोमीटर दूर ये ग्रह सूर्य से सबसे दूर मौजूद यह एक बोना ग्रह है, जो एक एसोस्पेस ऑब्जेक्ट है जो सबसे दूर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसकी खोज 2003 में हुई थी। यह सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में 1000 साल लगाता है। तो चलिए अब हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर का रुख करते हैं। अभी हम इंटरस्टेलर फेज में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए देखिए, अंतरिक्ष की गहराई में ये क्या ट्रैवल कर रहा है। ओह, यह तो वज्रवनी स्पेसक्राफ्ट है। यह तो एक लाता स्पेसक्राफ्ट है, जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे दूर मौजूद चीज है। इस स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष के काफी सवालों से पर्दा उठा दिया है। ये बंदूक से निकली गोली से भी 20 गुना ज्यादा तेज ट्रैवल कर रहा है। तो चलिए अब हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अभी हम अपने सोलर सिस्टम की हदों से इतनी दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारा सूर्य एक आम तारा की तरह दिखता है, लेकिन इतनी दूर से भी इसकी ग्रेविटी को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि अरबों की संख्या में यहाँ पर कॉमेट्स को देखा जा सकता है जो सूर्य की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। इन कॉमेट्स में इतना ज्यादा पानी है कि अगर ये सब इकट्ठे हो जाए तो ये पृथ्वी से भी ज्यादा बड़े गहरे सागर को भर सकता है। बल्कि वैज्ञानिक का तो यह मानना है कि पृथ्वी पर ज्यादातर पानी कॉमेट्स की वजह से आया है। पेंस परमियर की थियरी अनुसार पृथ्वी में जीवन कॉमेट्स द्वारा ही धरती पर आया है। कॉमेट्स का एक विशाल बादल हमारे सौर मंडल को घेरे हुए है, जिसे ओर्ट क्लाउड बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये ओर्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल की ग्रेविटी की आखिरी सीमाओं पर है। इसके बाद सूरज की ग्रेविटी कमजोर पड़ने लगती है, जिस वजह से इसके बाद सूरज का खिंचाव बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि नहींवत। अब यहाँ से आगे की यात्रा एक अनोखी और रहस्यमय स्पेस में होगी, जहाँ बहुत ही अंधेरा है। यहाँ इतना अंधेरा है कि हम अपनी आंखों से भी कुछ नहीं देख पा रहे। अगर हमको देखना है तो हमको इंफ्रारेड विजन की जरूरत पड़ेगी। अभी हम अपनी पृथ्वी से बहुत 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 ही दूर आ चुके हैं, लेकिन ब्रह्मांड के सापेक्ष में ये हमारा एक मामूली सा स्टेप है। यहाँ से हम चारों ओर अरबों तारे देख सकते हैं, लेकिन अभी हम सबसे नजदीकी तारामंडल की ओर बढ़ रहे हैं। यह है हमारा पड़ोसी सोलर सिस्टम। यह हमसे इतना दूर है कि हमारे सूर्य के प्रकाश को इस तारामंडल तक पहुँचने के लिए लगभग 4.30 सालों तक का वक्त लग जाएगा। इस तारामंडल का नाम है अल्फा सेंटोरी। इस तारामंडल के 3 तारों का समूह है, जिसमें अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी तारे आपस में बायोनेटिक सिस्टम की तरह जुड़े हैं। इस तारामंडल में प्रोफेसर सेंटोरी बी नामक ग्रह मौजूद है, जो पृथ्वी की तरह
बर्थडे भी लेट जून में है और इस ग्रह पर एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। तो चलिए अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम लगभग पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं और हमारे सामने ये है एक बेबी स्टार जिसने अभी अभी जीवन शुरू किया है और इस तारामंडल में अभी ग्रहों का जन्म होना बाकी है। हो सकता है कि इस तारामंडल में ऐसे किसी ग्रह का जन्म हो जाए जो हमारी पृथ्वी की तरह जीवन को धारण करने के लिए योग्य हो, लेकिन इसमें लगभग अरबों सालों तक का वक्त लगेगा। तो खैर रहने दो फिर। तो अभी हम हमारी पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं और अभी हम ऐसे तारामंडल से गुजरे हैं जिसका जन्म हमारे सोलर सिस्टम के साथ ही हुआ था। इस तारे का नाम है ग्लीज 581। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस तारे का चक्कर लगा रहे एक ऐसा ग्रह है जो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल मेल खाता है और इस ग्रह पर एलियन सिविलाइजेशन होने की प्रबल संभावना है। वैसे तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो अरबों तारों से भरी है, जिनकी यात्रा करना तो दूर, इनका जीवन काल गिनना भी असंभव है। तो चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलते हैं। यह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अरबों तारों का घर है, जिनमें से हमारा सूर्य भी एक है। यह हमारी गैलेक्सी इतनी विशाल है कि इसके एक छोर से लाइट को भी उसके दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए 1,57,000 सालों तक का समय लग जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड में मौजूद विशालकाय गैलेक्सी के सामने ये हमारी गैलेक्सी कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स में मिल्की वे से भी कई गुना बड़ी गैलेक्सी मौजूद है। तो चलिए अपनी गैलेक्सी को पीछे छोड़ते हुए इंटरगैलेक्टिक स्पेस में प्रवेश करते हैं। इंटरगैलेक्टिक स्पेस में प्रवेश करके दूर दूर तक अरबों गैलेक्सी दिखाई दे रही है, लेकिन यह सभी गैलेक्सी झुंड में है और यह है हमारी गैलेक्सियों का झुंड, जिसमें हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और अन्य पड़ोसी गैलेक्सियां मौजूद है। गैलेक्सियों का इस छोटे से झुंड को लोकल ग्रुप बोला जाता है। गैलेक्सियों का ये लोकल ग्रुप लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें अन्य गैलेक्सियों के झुंड दिखाई जा रहे हैं और उनमें भी हमारे लोकल ग्रुपों की तरह गैलेक्सियां मौजूद है। गैलेक्सियों के लोकल ग्रुप को मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है। अभी हमारे में मौजूद है वह है वर्गो सुपर क्लस्टर। इसी वर्गो सुपर क्लस्टर में हमारी गैलेक्सियों का लोकल ग्रुप एक छोटे से पेज में शामिल है। अभी हम हमारे घर से इतनी दूर आ चुके हैं कि हमारा ग्रह तो छोड़ो, हमारा सूर्य भी छोड़ो, हमारी गैलेक्सी भी छोड़ो, हमारी गैलेक्सी का लोकल ग्रुप भी एक छोटा सा पेज दिखाई दे रहा है। खैर कितना विशाल है ना वर्गो सुपर क्लस्टर। इस वर्गो सुपर क्लस्टर में 100 से ज्यादा गैलेक्सियों के लोकल ग्रुप शामिल है और ये एक 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। तो चलो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अरे ये क्या, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें वर्गो सुपर क्लस्टर जैसे अनगिनत सुपर क्लस्टर दिखाए जा रहे हैं। इस सुपर क्लस्टर के समूह को नाम दिया गया है लोनियाकिया सुपर क्लस्टर और हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर यहाँ पर एक छोटे से पेज के समान दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारी गैलेक्सी का लोकल ग्रुप एक डॉट की तरह भी नहीं दिखाई दे रहा। ये लोनियाकिया सुपर क्लस्टर 520 बिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें लाखों वर्गो सुपर क्लस्टर जैसे सुपर क्लस्टर मौजूद है। चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वर्गो सुपर क्लस्टर भी छोटा होता जा रहा है और इतनी दूर से देखने पर भी लोनियाकिया सुपर क्लस्टर भी एक छोटे से पेज की तरह दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, मेरा दिमाग ही घूम गया। खैर अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। यह हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जिनमें हमारा लोनियाकिया सुपर क्लस्टर एक छोटे से डॉट की तरह मौजूद है। लेकिन यहाँ हमारी यात्रा खत्म हो जाती है। क्या इतना ही बड़ा है हमारा ब्रह्मांड? वेल, जैसा कि मैंने अभी बोला, यह एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, यानी ज्ञात ब्रह्मांड के बारे में। ज्ञात ब्रह्मांड के बारे में जो भी जानते हैं वह यहीं तक जानते हैं। हो सकता है कि ब्रह्मांड का विस्तार आगे भी हो जो अनंत तक चलता जा रहा हो, लेकिन वहाँ से हम तक कोई प्रकाश ही नहीं पहुँच पा रहा है जिसमें हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर का भी पता चल सके। वैज्ञानिकों अनुमान लगाते हैं कि हमारे यूनिवर्स जैसा असंख्य यूनिवर्स मौजूद है, जिसमें हमारा ब्रह्मांड एक विशाल सागर में एक छोटी सी बूंद की तरह है, जिसका नाम दिया गया है मल्टीवर्स, यानी एक से ज्यादा ब्रह्मांड का अस्तित्व है कि नहीं यह कोई नहीं जानता और ना ही हमारे पास मल्टीवर्स यानी महाब्रह्मांड के कोई भी सबूत है। लेकिन यह तो तय है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यह ब्रह्मांड का अंत नहीं हो सकता। इसके बाहर भी कुछ ना कुछ तो मौजूद है जिसका हमें कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वह क्या हो सकता है? खैर छोड़िए, वहाँ तक तो वैज्ञानिक भी नहीं पहुँच पाए तो हम क्या कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर में पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।